एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल विधि शास्त्र में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर हफ्ते मैं एक साप्ताहिक विषय को लेकर आपके साथ आता हूं, और सिर्फ विषय को ही लेकर नहीं आता हूं बल्कि एक विशेषज्ञ को भी लेकर आता हूं। और आज ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट अनुराधा तेवतिया मैम जुड़ी हैं। अगर मैं मैम आपके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूँ तो मैम आपकी जो स्कूलिंग है, आपकी जो शिक्षा दीक्षा है, इवन आपने मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी किया है मेरठ लॉ कॉलेज मेरठ से। और आपका जो मैम एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, वैसे तो मैम क्रिमिनल लॉ है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैम आपके काफ़ी सारे वीडियोस मैंने देखे हैं और जहाँ से मुझे कम से कम ये एक आइडिया लगता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती भी हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज आप लोगों को पता है कि जो साप्ताहिक विषय आपके साथ चर्चा के रूप में शामिल होने के लिए मैं आया हूँ लेके, वो विषय है आमतौर पर आपका समन्स का। आमतौर पे मैम मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम लोग लॉ कॉलेज में हुआ करते थे और जब हम लोगों का वाइवा होता था या प्रैक्टिकल होता था, तो बेसिकली एक एग्ज़ाम के रूप में एक सवाल रेज़ किया जाता था कई बार। और वो मैम सवाल ये होता था कि चलिए बताइए, आप लोग समन को समन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि मैम जब हम हिंदी में बात करते हैं तो वहाँ तो चलिए इसको समन लिखा जाता है, लेकिन जब हम इंग्लिश में इसको लिखने की कोशिश करते हैं तो मैम वहाँ पे SUMMONS के साथ इसको फुल स्टॉप कर दिया जाता था। तो आमतौर पे मैम जब लॉ कॉलेज में थी तब तो इसका जानकारी कहीं से नहीं मिली, लेकिन हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जानकारी ज़रूर मिली कि आमतौर पे मैम समन एक वह प्रारूप होता है, एक वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 के अंतर्गत आप किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब उस व्यक्ति को बुलाया जाता है तो आमतौर पे हम उसको एक तामिला करवाते हैं या हम उसको एक नोटिस देते हैं। और वो जो नोटिस होती है दोस्तों, इट ऑलवेज इन डुप्लीकेट फॉर्म, यानी कि वो एक ओरिजिनल कॉपी तो जाएगी ही जाएगी, उसके साथ एक डुप्लीकेट फॉर्म में भी जाएगी। दैट मीन्स अगर मैम मैं कहूँ तो ओरिजिनल कॉपी रहती है, उसके नीचे आपकी एक कॉर्बन कॉपी लगी रहती है, और उसके नीचे मैम उसी की एक रिप्लिका रहती है जिसके माध्यम से जिस व्यक्ति को आप समन सर्व करते हैं पर्टिकुलरली वो उसके ऊपर सिग्नेचर करता है, और वही सिग्नेचर उसकी रेप्लिका के ऊपर प्रिस्क्राइब होकर निकल के चली आती है। तो अगर हम मैम टेक्निकली समन्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सिर्फ एक छोटी सी जानकारी ये मिलती है कि आमतौर पे समन वह एक प्रारूप है या वह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोर्ट किसी व्यक्ति को अपने सामने बुलाने का प्रयास करती है या बुलाने की कोशिश करती है। वो व्यक्ति मैम आमतौर पे उस केस के अंदर अक्यूज्ड भी हो सकता है, वो व्यक्ति एज अ विटनेस भी हो सकता है। तो अनुराधा मैम, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इस उम्मीद के साथ कि आज जो भी चर्चा आपके साथ होगी, इस चर्चा से मैम 100% मैं श्योर हूँ कि आमतौर पे हर वो व्यक्ति जो ना सिर्फ लॉ मैन है बल्कि एक ले मैन भी है, वो भी इस प्रारूप को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। क्योंकि मैम आज की डेट में जिस हिसाब से एवोल्यूशन हो रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति किसी न किसी केस के अंदर या तो वो अक्यूज के रूप में कॉल किया जा रहा है या तो वो एज अ विटनेस के रूप में कॉल किया जा रहा है। और जब समन्स उसके पास आता है तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं मैम समन्स की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी रेलेवेंसी क्या है, ये भी उसको नहीं पता। तो आज मैम जो भी आपके साथ चर्चा होगी, उस चर्चा का जो केंद्र बिंदु होगा वो सिर्फ समन्स ही नहीं होगा, बल्कि इसके क्या प्रारूप हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसकी क्या एविडेंट्री वैल्यू होती है, इसकी क्या रेलेवेंसी होती है, इन्हीं सारी चीज़ों को लेके हम बात करेंगे। तो अनुराधा मैम, मैं आपके माध्यम से जानने की कोशिश करता हूँ कि आमतौर पे मैम आप से अगर पूछा जाए कि समन्स क्या होता है या आप इसको कैसे डिफाइन करेंगी, तो मैम आपका व्यू क्या होगा? प्लीज़ मैम। यस सर, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे विधि शास्त्रम के प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया और आम जन तक ये सूचना पहुँचाने में मुझे सहयोगी बनाया। जी तो आइए जानते हैं समन के बारे में। जनरली हमने देखा है कि जब समन कोर्ट के द्वारा आता है तो लोग क्या करते हैं, उसको देखते ही डर जाते हैं कि एग्जैक्टली पता मैम। नहीं, जी हाँ, कि समन क्या है, घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि समन सिर्फ और सिर्फ एक बुलावा होता है जी कोर्ट के थ्रू, एक पत्र होता है। ये एक लीगल प्रोसेस होता है कि कोर्ट ने आपको बुलाया है कोर्ट में अपेयर होने के लिए। तो सबसे पहले जब किसी भी पर्सन के पास अगर समन आया है तो उसको सिर्फ ये देखना चाहिए कि उस समन पे क्या लिखा है, क्योंकि समन भी कई तरह के समन्स होते हैं और अलग अलग प्रोसीजर उसका होता है। तो ये देखना चाहिए कि विटनेस समन है या फिर कोई चार्जेस लगाए हैं किस तरह के। तो सबसे पहले उसको पढ़ना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं होती है और सीधा कोर्ट में जाना चाहिए। तो अनुराधा मैम, जितना अभी तक आपने कन्वे किया है कि उस माध्यम से जितना मैंने जाना है कि बेसिकली समन इट्स अ कॉल ऑफ द कोर्ट, जहाँ पर मैम कोर्ट किसी व्यक्ति को बुलाती है। और आपने एक बात और भी बहुत शानदार तरीके से बोली है कि जब भी समन्स आपके घर पर आए, देयर इज़ अ नो नीड टू गेट पैनिक, आपको बेवजह डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैम यहाँ पर एक चीज़ मैं भी शेयर करना चाहूँगा, यस और जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि आमतौर पे मैम समन्स जब कोर्ट के माध्यम से आता है
तो बेसिकली मैम लगभग वो एक ब्राउनिश कलर के लिफाफे के ऊपर ही होता है। उसके अंदर मैम शायद कोई प्रारूप होता है या कोई कागज़ होता है जब हम बाई पोस्ट किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए भेजते हैं। और मैम समन्स के ऊपर आमतौर पे जो व्यक्ति आपको बुलाना चाहता है, जाहिर सी बात है वो कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा या वो कोई जुडिशियल ऑफिसर होगा, और उसके ऊपर मैम कहीं ना कहीं डेट और टाइम का भी जिक्र होता है कि आपको किस दिन किस कोर्ट के अंदर आपको अपनी अपीयरेंस देनी है। तो जितना मैम आपने कहा है उसके माध्यम से सिर्फ दो चीज़ें अभी तक निकल कर आ रही हैं कि पहली बात ये कि कोर्ट बीइंग एज अ पर्सन आपको पर्सनली कॉल करके बुलाना चाह रही है ताकि वो ये जान सके कि आखिर क्या मैटर है या उसके अंदर आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, पहली बात। यस सर। और दूसरी बात मैम ये है कि समन इट्स अ काइंड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली एक यस सर। फॉर्मेट होता है, ये एक प्रारूप होता है जिसके माध्यम बिल्कुल से सर। कहीं ना कहीं आपको एक इंश्योर किया जाए कि हाँ भाई ये कोर्ट की तरफ से ही नोटिस आपको भेजा गया है, आपके साथ कोई प्रैंक नहीं किया जा रहा है और आप अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करें। तो अनुराधा मैम यहाँ पे एक दूसरा सवाल मेरा आपके सामने निकल कर ये आता है कि क्या मैम समन्स को भी क्लासिफाइड किया गया है, क्या इसका भी वर्गीकरण है आपके बीएनएसएस के अंदर? सर अगर हम समन्स की बात करते हैं तो समन को सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी कोई परिभाषा नहीं है। जी सिर्फ इसका जो हमारे सीआरपीसी थी पुरानी या फिर अब नया बीएनएस आया है जी उसके अंदर प्रावधान किए गए हैं कि समन का क्या प्रारूप होगा, उसकी तामीली किस तरह से होगी, कौन उसकी तामीली कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर बताया गया है। लेकिन अगर हम उसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं या उसके प्रकार की बात करते हैं तो ये 3 तरह के होते हैं। ओके जैसे हम देख सकते हैं, एक सिविल समन्स होते हैं, जी। क्रिमिनल समन्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव समन्स होते हैं। तो मैम क्या आप बताएंगे कि इन तीनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, क्योंकि मैम ये जो तीन टर्मिनोलॉजीज आपने यूज़ की हैं मैम, इसका जिक्र ना तो ओल्ड सीआरपीसी में था और ना ही इसका जिक्र नए वाले बीएनएसएस सन 2023 में आपको देखने को मिलेगा। तो मैम मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि आखिर ये तीन जो समन्स के प्रकार आपने बताए हैं, इन तीनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या देखने को मिलता है? यस सर, मैं बताती हूँ आपको। अगर हमें इसका डिफरेंस जानना होगा तो हमें पर्टिकुलर 1 बाय 1 करके सारे समन्स को समझना होगा। जी जैसे अगर हम बात करें सिविल समन की, तो सिविल समन्स जो होते हैं वो जब कोई किसी पर्सन के द्वारा या फिर किसी संस्था के द्वारा इंडिविजुअली किसी पर्सन को या किसी संस्था को इशू किए जाते हैं ओके कि उसके अगेंस्ट भी कोई सिविल कार्यवाही की जा रही है या कोई केस फाइल किया गया जी है, तो उससे रिलेटेड ये समन इशू किए जाते हैं। तो ऐसे में उस पर्सन को कोर्ट में अपेयर होना पड़ता है और अपने खिलाफ जो भी चार्जेस लगे होते हैं उनको उनका जवाब देना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि जो भी सिविल मैटर्स होते हैं, जैसे कि कोई लॉस हुआ है, कोई इंजरी हुई है, जी इसमें बेसिकली कंपनसेशन की मांग की जाती है। या फिर किसी मामले को, जैसे मान लीजिए हमें कोई काम जैसे कोई प्रॉपर्टी है, उस जी प्रॉपर्टी पे क्या होता है कि मुकदमा, ये सिविल का मुकदमा आता है बिल्कुल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो जब उस पर अगर कोई इशू होता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसको अगर हम रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्टे लेना होता है। बिल्कुल स्टे मैम लेने के लिए हमें इंजंक्शन ग्रांट करना होता जी है। तो ये सारे मैटर्स हमारे सिविल मैटर्स होते हैं और इन्हीं को डील करने के लिए हमारा समन इशू सिविल समन इशू किया जाता है। ओके। तो और एक मैम तरह जो का ये सिविल। जी और क्रिमिनल समन क्या होता है मैम? सर क्रिमिनल समन्स वो होते हैं जो क्रिमिनल कोर्ट होती है उसमें आपको बुलाया जाता है। कोई भी अगर ऑफेंस होता है या क्रिमिनल कार्यवाही होती है, जी उसके रिलेटेड ये समन इशू किए जाते हैं। तो वहां पर आपको कोर्ट में बुलाया जाता है कि आपके खिलाफ जो भी मुकदमा दायर किया गया है उनके जवाबों को आपको देना होता है। ओके। तो और मैम ये एक क्रिमिनल। समन्स का जिक्र आपने और किया था, दैट इज कॉल्ड आपका एडमिनिस्ट्रेटिव समन्स, यानी कि प्रशासनिक समन। यस सर, ये क्या है प्रशासनिक मैम? समन्स। यस सर, प्रशासनिक समन्स जो होते हैं ये किसी ऑथोराइज्ड बॉडी के द्वारा ही इशू किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे हर एक एरिया में क्या होता है, टैक्स अथॉरिटी होती है। जी तो वहां से टैक्स से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं या उससे रिलेटेड जितनी भी उसने जानकारी लेनी होती है, तो उस क्षेत्र के जो भी निवासी होते हैं, तो उन पर्सन्स को टैक्स अथॉरिटी जो होती है वो एक समन इशू करती है ताकि वो टैक्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। तो इस तरह के समन्स इशू किए जाते हैं। और ये जो समन्स इशू करने के लिए कई तरह की कोर्ट होती है, जैसे प्रोफेशनल कोर्ट होती है, लेबर कोर्ट होती है, या फिर इमिग्रेशन कोर्ट होती है, टैक्स अथॉरिटी होती है। जी तो ये हमारे एक तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव समन्स के अंदर ही आता है। और अगर हम क्रिमिनल समन्स का मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगी, ये हमारे जो जैसे छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करना, जी या फिर कोई रेकलेस ड्राइविंग करता हुआ पकड़ा जाता है, ड्रग्स या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में यदि कोई ड्राइविंग करता है, तो उस पर ऑन द स्पॉट हम ट्रैफिक समन्स इशू कर देते हैं और उसको फिर कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है। तो ये हमारे ट्रैफिक समन्स होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे कि कोई पार्क है, जी पार्क में अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, उत्पात मचा रहा है, ये मैं क्रिमिनल समन्स के एग्जाम्पल दे रही हूँ। जी तो वहां पर अगर कोई उत्पात मचा रहा है तो पुलिस क्या करती है, ऑन द स्पॉट ही समन इशू कर देती है ओके और उसको फिर अपने
अगेंस्ट जो भी चार्जेस लगे होते हैं उत्पात मचाने के, तो उनका जवाब उन्हें देना होता है। बेसिकली ये है कि अगर सिविल समन्स इशू हो या फिर क्रिमिनल समन्स हो या एडमिनिस्ट्रेटिव समन्स हो, अपीयर होना ही पड़ेगा कोर्ट में और जवाब देने होते हैं। ओके तो अनुराधा मैम ये बताइए कि जो 3 टाइप्स के समन्स का जिक्र आपने अभी हाल फिलहाल में किया है, तो मैम अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करते हैं या हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं या हम इसके प्रारूप की बात करते हैं, तो क्या मैम यस इन सर। तीनों ही परिस्थितियों में इसका जो प्रारूप है वो एज इट इज सेम रहता है, या मैम प्रारूप के अंदर भी आपको थोड़े बहुत माइनर चेंजेस देखने को मिलते हैं? फिर समन का प्रारूप अगर हमें देखना होता है तो हम इससे रिलेटेड, हम अगर सिविल समन्स होता है तो उसके लिए हम सीपीसी को फॉलो करते हैं, ओके और अगर क्रिमिनल समन्स है तो हमें पुराना जो कानून था हमारा सीआरपीसी, जी और न्यू जो कानून आया है बीएनएस के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मेट रेडी करना होता है। बेसिकली तो सेम होता है, जैसे हम देखते हैं कि 2 कॉपीज में होता है, हाँ राइटिंग में होता है ना, कोर्ट की सील लगी होती है बिल्कुल और बिल्कुल। सिग्नेचर्स होते हैं। यस सर। तो मैम आई थिंक इसका जो प्रारूप है कहीं ना कहीं वो आपके सीपीसी या आपके सीआरपीसी का जो एक शेड्यूल होता है मैम, जब हम किताब के पन्नों को पलटते हैं तो उसके बैक साइड में एक शेड्यूल का भी पार्ट होता है। यस सर। वहाँ पे बहुत सारे यस बॉडी सर। फॉर्म बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको ये बताते हैं कि अगर कुछ ऐसा प्रारूप है किसी पत्र का, तो आप उसको एफआईआर या चार्जशीट ना समझिए, आप उसको समन्स ही समझिए। तो इफ़ आई एम यस नॉट सर। रॉन्ग मैम कि आमतौर पे फिर समन्स का जो प्रारूप होगा वो या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया जाता होगा कि ये प्रारूप है, ये इसका फॉर्म यस है, सर। और उस फॉर्म के अंदर मैम बिल्कुल। पर्टिकुलर डिटेल्स को आपको फिलअप करना है। यस सर। क्योंकि जाहिर सी बात है मैम, आप जब किसी व्यक्ति को नोटिस भेजती हैं तो जाहिर सी जी बात है सर। उस व्यक्ति को किस कोर्ट के द्वारा भेजा जा रहा है, उस व्यक्ति को किस दिन आना है, किस यस कोर्ट सर। में आना है और किस वजह से आना बिल्कुल। है। तो आई थिंक मैम ये सारे जो कॉलम होंगे ऑलरेडी प्रिंटेबल होंगे, वहाँ पे स्पेस यस छोड़ सर। दिया जाता होगा जो मैनुअली प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा उनको फिल किया जाता होगा। तो यस इसके जो सर। प्रारूप जैसा कि आपने कहा वो थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे एज पर देयर नेचर एंड एज पर दी शेड्यूल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्रोसीजरल लॉ। ठीक है मैम? यस सर। बिल्कुल। इसके अलावा मैम अगर अभी हाल ही फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो मैम बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स भी देखने को मिले थे जहाँ पे मैम आजकल चूंकि हम डिजिटलाइजेशंस की बात कर रहे हैं तो एक यस सर। इलेक्ट्रॉनिक समन्स का प्रारूप भी मैम देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा कि आपने यस सर। चर्चा के शुरुआत में ही कह दिया था कि जैसे ही किसी व्यक्ति के घर पे समन्स आता है वो कहीं ना कहीं देख के डर जाता है। अब यस मैम सर। जब हम इस एरा में रह रहे हैं तो आमतौर पे आप व्हाट्सअप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम यस सर। से, टेलीग्राम के यस माध्यम से सर। भी समन्स को भेजा जाता है। तो मैम मैं बिल्कुल। आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक जो समन्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी रेलेवेंसी क्या होती है और इनको सर्व करने का मोड और मेथड क्या होता है। उसके साथ ही साथ मैम एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि इसमें भी कहीं ना कहीं मैम एक शब्द यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड इनक्रिप्टेड। जैसे मैम यस हम सर। लोग क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो जितना मैं यस अभी सर। बीएनएसएस को पढ़ रहा था तो वहाँ पे एक वर्ड आया था दैट इज़ कॉल्ड इनक्रिप्टेड, यानी कि शायद जब आप उसको स्कैन करेंगे तभी आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि आखिर उसमें आपके लिए मैसेज दिया क्या गया है। तो मैम यस सर। प्लीज़ बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी क्या समझ को सर्व किया जा सकता है, और अगर हाँ तो क्या उसका सिस्टम होता है? सर अगर हम देखते हैं जो हमारा नया कानून आया है बीएनएसएस, जी उसमें सेक्शन 63 है, उसकी सेकंड क्लोज में स्पेशली लिख दिया गया है कि आप क्रिमिनल सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी समन को इशू कर सकते हैं, उसकी तामीली की जा सकती है। बिल्कुल। हाँ सर, व्हाट्सएप के थ्रू भी की जा सकती है। उसमें क्या होता है, कोर्ट की सील वहां भी होती है और डिजिटल सिग्नेचर्स वहां पर होते हैं, ओके तो मेल के थ्रू भी हो सकता है वो। यस सर। बट मैम यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। सपोज करिए कि एक व्यक्ति की ईमेल आईडी आपके पास है, लेकिन इन यस रियलिटी सर। वो व्यक्ति उस ईमेल आईडी का या तो पासवर्ड भूल चुका है या तो वो ईमेल आईडी लंबे समय से यूज़ ही नहीं कर रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है मैम, अगर आप व्हाट्सअप के माध्यम से भी किसी व्यक्ति को समझ भेजती हैं तो यस एटलीस्ट सर। आपके पास उस व्यक्ति का नंबर होना चाहिए। तो आजकल यस सर। मैम जो बिल्कुल। व्हाट्सअप का जो फीचर है जिसमें डबल टिक हो जाता है या उसका यस जो सर। डबल टिक है वो वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या इसको एक प्रकार से आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ द समन्स हैज़ बीन ड्यूली सर्व, ये समन प्रॉपर तरीके से सर्व हो चुका है? यस सर। मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे जानकारी है, जी तो इसकी एविडेंटरी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी कि अगर हार्ड कॉपी में हम समन्स को भेजते हैं। भेजते हैं। तो मैम ये बताइए कि अगर हम समन्स के तामीले की बात करते हैं तो मैम तामीले का जो इंटायर प्रोसेस है या कैसे किया जाता है, किस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, उस व्यक्ति के लिए क्या कोई गाइडलाइंस आपके लॉज में बताई गई हैं या स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ बताया है? तो मैम ये तामीला बेसिकली ये शब्द क्या होता है मैम, और ये कैसे काम करता है? यस सर। सिर्फ समन की तामीली के बारे में अगर हमें जानना होगा तो हमें फिर से अपने कानून को देखना होगा। जी अगर हम अभी नए कानून को देखेंगे तो बीएनएसएस देखेंगे, और वहीं हम सिविल समन्स के बारे में बात करेंगे तो हम सीपीसी को देखेंगे। बिल्कुल। तो अगर हम देखते हैं कि भाई इस समन्स को कौन लेके जाता है, जी तो उसके बारे में हम देखते हैं
तो कोई भी पब्लिक ऑफिसर हो सकता है, कोई और अदर ऑफिसर्स होते हैं या फिर पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं जो समन को की तामील करते हैं। तामील एक तरीके से सिर्फ भेजना होता है कि हाँ उस पर्सन तक वहाँ समन पहुंच चुका है। तो ये हमारे कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो कोर्ट समन इशू करती है और वो पर्सन वहां तक ऑफिसर्स पहुंचाते हैं। तो मैम तो यहाँ पे जैसे एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि क्या मैम इसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, क्या यस सर। उनको भी यूज़ में लाया जा सकता है? और क्या मैम एक प्राइवेट पर्सन है, सपोज करिए मैं कोर्ट का ऑफिसर हूँ, या मान लीजिए मैं कोर्ट किसी काम से गया, ठीक है, यस सर। और कोर्ट के ऑफिसर को पता है कि मेरा जो घर है आपके घर से 2 घर छोड़ के है। अब यस उसने सर। कहा कि देखो यार रवि भाई, तुम उस तरफ जा ही रहे हो और अनुराधा मैम को कोर्ट ने बुलाया है, तो एक काम करना, तुम अनुराधा मैम के घर पे जाके समन्स को सर्व कर देना। तो क्या मैम एक प्राइवेट पर्सन को भी समन्स तामिले में यूज़ किया जा सकता है या नहीं मैम? सर प्राइवेट पर्सन जैसे जो वादी होता है, अगर जी। हम बात करते हैं जैसे कोई केस होता है तो हाँ। केस को ले लाने वाला वादी होता है, बिल्कुल। यानी कि प्लेंटिव होता प्लेंटिफ। है। तो यहाँ पर सिर्फ या तो ऑफिसर्स ही कर सकते हैं या फिर जहां तक मुझे जानकारी है उसके अकॉर्डिंग तो प्लेंटिव कोर्ट से आवेदन कर सकता है कि मैं पर्सनली ओके। ये समन खुद सेकंड पार्टी तक पहुंचा सकता हूँ। पहुंचा सकते हैं। यस और सर। मैम व्हाट अबाउट द स्टेटस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स? क्योंकि मैम मैंने कुछ जगहों पे देखा है कि बाकायदा वर्दी में भी लोग आते हैं और समन्स सर्व करके जाते हैं। यस सर। तो सर ऐसी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि स्पेशली वर्दी में उन्हें आना होगा। नहीं मैम, वर्दी का मतलब ये है कि मतलब क्या एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी समन्स को सर्व करवाया जा सकता है या यस नहीं? सर, बिल्कुल करवाया जा हाँ। सकता है। पुलिस ऑफिसर के द्वारा समन को इश्यू बिल्कुल कराया जा सकता है। जब कोई समन एक कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन से बाहर अगर हम समन को भेजना होता है, जी। तो अब इसके लिए हमें पर्सन के पास नहीं जाना होगा उस हाँ पुलिस हाँ। ऑफिसर को। उसको सेकंड जो जिस कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में वो व्यक्ति निवास करता है, जी। तो उसे उस पुलिस ऑफिसर को उस कोर्ट के मजिस्ट्रेट तक समन की तामील करनी होती है और वहां से फिर वो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति तक उस समन को पहुंचाते हैं। और ओके। प्रोसीजर सारा वही होता है जो पहली कोर्ट जिसकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आ रहा था वो जी व्यक्ति। बिल्कुल। यस सर। तो कुल मिला के तो मैम ऐसे आप में ये कहना चाहती हैं कि आमतौर पे जो व्यक्ति जिस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहता है, वहाँ पे जो प्रक्रिया उसके ऊपर अप्लाई होगी, सेम वही प्रक्रिया अप्लाई होगी दूसरे अधिकार क्षेत्र के जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा, अगर वो किसी दूसरे अधिकार क्षेत्र में रहता। ठीक है। यस सर। अब मैम बिल्कुल। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपके माध्यम से और जानना चाहूँगा कि सपोज करिए कि जिस व्यक्ति को आप समन सर्व करवाना चाहते हैं, वो व्यक्ति यस थोड़ा सर। सा चालाक है, चतुर है, या हो सकता है मैम उस वक्त वो अपने घर पे मौजूद ना हो, या ये भी हो सकता है मैम कि उसने बालकनी से देखा, उसने खिड़की से देखा, झरोके से देखा, उसने देखा कि मेरे घर के सामने कोई व्यक्ति अधिकारी रैंक का है। हो सकता है वो पुलिस ऑफिसर के गेटअप में हो सकता है वो कोर्ट का ऑफिसर हो सकता है वो मैम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया ऑफिसर हो, और उसने ये भी देखा कि उसके हाथ में कुछ तो ऐसा पेपर है जो कहीं ना कहीं कोर्ट का डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, और वो मैम अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से कहवा देता है कि बता दीजिए कि मैं घर पे हूँ ही नहीं। तो मैम ऐसे केसेस में आम तौर पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ऐसे केसेस में क्या मैम कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि जो व्यक्ति बेसिकली जिसको आप समन सर्व करना चाह रहे थे, वो जानबूझकर या अनजाने में अगर वो अपने उस जगह पर अवेलेबल नहीं है जो बेसिकली आपके हिसाब से बेस्ट नोन ऑफ द प्लेस है, तो मैम यस ऐसे सर। केसेस में समन्स आप उसको कैसे सर्व करवाएंगे? यस सर, इसका बिल्कुल ऑप्शन है हमारे पास। जब समन इशू किया जाता है जी। तो जब उसको पहुंचाया जाता है वहां पे जाके देखते हैं कि वो पर्सन वहां घर पे नहीं है या भाग चुका है, मिल नहीं रहा। तो ऐसे में क्या करते हैं वो समन उस परिवार का जो व्यक्ति है उसका जो कुटुंब होता है जी। उसके किसी भी अडल्ट मेंबर को जी। समन की तामीली की जाती है। और जो वो अधिकारी होता है रिसीविंग के तौर पर जो सेकंड कॉपी उसके पृष्ठभाग पर उसकी साइन ले लेता है। तो अगर हम बात करते हैं पुराने कानून में तो अब यहाँ पे सिविल कानून और क्रिमिनल कानून में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता था। जैसे कि अगर उस परिवार की अगर सिविल समन जाता था तो सिविल समन में क्या होता था मेल और फीमेल हम दोनों के को तामील कर सकते थे। बिल्कुल। बट अगर क्रिमिनल की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ मेल पर्सन को ही हम समन की तामील करते थे यदि वो पर्सन नहीं था उसके जी। कुटुंब के व्यक्ति को। लेकिन अगर जो नया कानून आया उसमें देखते हैं यहाँ पर मेल शब्द को हटा करके अडल्ट मेंबर यानी कि वयस्क पुरुष को हम देखते हैं, तो वहां हम उस व्यक्ति को दे देते हैं। तो मैम जैसा कि आपने भी कहा कि जो हमारा सीआरपीसी था 1973 का, अगर हम स्पेशली सीआरपीसी को ध्यान जी में सर। रखते हैं, तो वहाँ पे मैम इस बात का साफ तौर पे जिक्र किया गया था कि द कॉपी ऑफ द समन्स पर्टिकुलरली और स्पेशली सर्व टू द अडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है मैम। अब अगर हम इसके दूसरे पार्ट की ओर यस देखें, सर। तो यस सर। वहाँ पर जो नया वाला बीएनएसएस है सन 2023 का, इसमें आमतौर पे मैम जो शब्द आपका यूज़ किया जाता था दैट इज़ कॉल्ड जी सर। अडल्ट मेल मेंबर,
उसको हटा के अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब ये कि यस मैम सर। इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों को शामिल किया गया है। यस सर। लेकिन मैम एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, जैसे शायद आपने भी बिल्कुल मूवी सर। देखी होगी स्वर्ग, राजेश खन्ना की मूवी थी जिसमें गोविंदा घर का नौकर बनता है। और इसके अलावा मैम एक हाल ही फिलहाल मूवी आई थी दैट यस इज़ सर। कॉल्ड आपका बाहुबली। और बाहुबली मूवी अगर आपने देखी होगी तो वहाँ एक कटप्पा का यस कैरेक्टर सर। है जो बेसिकली उस परिवार का या उस साम्राज्य का गुलाम है या सर्वेंट है। तो मैम कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल। नहीं लगता कि यस थोड़ा सा सर। पैटर्न हल्का सा गलत चला गया, क्योंकि मैम जब सर्वेंट जो आपके घर में रहता है, लंबे समय से रह रहा है, आपके साथ रूम को शेयर कर रहा है एज लाइक अ फैमिली मेम्बर की तरह, तो मैम आखिर ऐसी क्या वजह है कि सर्वेंट को नए वाले लॉज में भी कंसीडर नहीं किया गया? यहाँ पे भी खास तौर से उनके लिए प्रतिबंध लगाया गया कि नहीं, सर्वेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इसके पीछे मैम लेजिस्लेचर का क्या इंटेंट था? सर इसके पीछे यहाँ पे मैं सर माफी मांगना चाहूंगी आपसे भी और वीवर्स से भी कि इसके बारे में मुझे सटीक जानकारी नहीं है कि इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा। नहीं मैम, मैं तो सिर्फ आपसे एक जनरल जानकारी चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैम लेजिस्लेचर ने अगर किया है तो जाहिर सी बात है उसने यही सोच के किया होगा कि चलो ठीक है, सर्वेंट का क्या भरोसा, आज यहाँ कल वहाँ। जैसे अगर हम स्वर्ग मूवी की बात यस करते सर। हैं तो राजेश खन्ना गोविंदा को यस थप्पड़ सर। मार के भगा देते कि भाग जाओ यहाँ से, आज से तुम मेरे घर में काम नहीं करोगे। अगर हम बाहुबली मूवी की बात करें तो वहाँ भी शिवगामी देवी या जो भल्लाल देव हैं वो कटप्पा को मजबूर कर देते हैं। तो आमतौर पे मैम यस सर। लेजिस्लेचर जो है कहीं ना कहीं वो ये मानकर बैठा है कि हम फिलहाल सर्वेंट को एज अ फैमिली मेम्बर कंसीडर नहीं करेंगे, भले ही वो सर्वेंट आपके लिए कितना ही लॉयल क्यों ना रहे। यस सर। जी। तो तो बस उसके मैम पीछे सर यही। यस जी सर। बताइए मैम। उसके पीछे यही यही रीजन रहा होगा जो जी मुझे लगता है जी। कि मेंबर ना मानने का, क्योंकि आज के टाइम में किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते कि इंसान कब पलट जाए। ओके। तो यस सर, जैसे अगर हम रामायण में भी बात करते हैं, अगर हम रामायण में जाएं तो वो मंथरा थी एक, जी बिल्कुल। वो उनके परिवार में ही रहते हुए लेकिन हाँ उन्होंने कितना गलत मैसेज दिया, बिल्कुल है बिल्कुल ना। मैम। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम पुरानी अगर अपनी संस्कृति में भी जाते हैं जी। तो इस तरह जितने भी परिवार के अंदर अगर कोई सर्वेंट पाए गए हैं तो उनकी गलत इस तरह के एग्जाम्पल सेट हुए हैं हमारे इतिहास में। हम्म। तो शायद हमारी न्यायपालिका ने उन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही ये प्रोविजंस किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम ये बताइए कि आम तौर पे जब एक व्यक्ति जिसको बेसिकली आप समन्स देना चाहते थे, अगर उस व्यक्ति या उसके परिवार के द्वारा समन्स को सर्व करवा लिया गया या उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो मैम अब उसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है, आगे का स्टेप क्या होता है? यस सर, जब समन परिवार को दे दिया जाता है, परिवार के मेंबर ने वो समन को रिसीव कर लिया है, हम्म। तो ऐसे में क्या होता है कि कोर्ट ये डिक्लेयर कर देती है कि उनकी तरफ से सम्यक रूप से समन की तामीली हो चुकी है। ओके। तो जब यस सर, और उसमें एक डेट दी जाती है, एक समय दिया जाता है कि आपको उस समय पे वहां कोर्ट में अपेयर होना पड़ता है। लेकिन जब समन की तामील हो जाती है और वो व्यक्ति उस डेट पर नहीं भी पहुंचता है, जी तो ऐसे में क्या करती है कोर्ट, ये देखती है चाहे तो वो मतलब एक पक्षीय सुनवाई कर देगी, बिल्कुल। एक्सपर्ट हियरिंग कर देगी, ठीक है। या फिर अगर वो सर्कमस्टेंसेस देखती है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जी। तो वो चाहे तो रीसमन भी कर सकती है। तो आपका ये कहना है मैम कि कई बार एक ही केस के अंदर या एक ही बात के अंदर एक से ज़्यादा समन्स भी इशू किए जा सकते हैं, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। यस ऐसा सर, भी हो बिल्कुल सकता है सर। मैम कि वो व्यक्ति समन लेने से मना कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि समन्स उसने रिसीव कर लिया लेकिन जिस डेट को उसको कोर्ट आना था वो डेट उसके दिमाग से निकल गई, या वो तयशुदा यस सर। वक्त पे पहुंच नहीं पाया, तो अब कोर्ट मैम शाम तक उसके इंतजार में तो बैठी नहीं रहेगी। तो आपके हिसाब से मैम यस सर। ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट क्या करती है कि यूजुअली एक नया समन्स इशू कर देती है, या वो एक नई डेट को अनाउंस कर देगी कि ठीक है, आप इस डेट को नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, हम आपको एक मौका और देते हैं ताकि आप अपने आप को हमारे सामने रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है मैम? यस सर। ओके। यस सर, बिल्कुल सर। तो मैम ये बताइए कि पिछले 10 मिनट से जो समन हम लोग कर रहे हैं, तो बेसिकली मैम ये अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि एक समन केस भी होता है मैम जिसको लोग समन मामला भी कहते हैं, तो क्या मैम इसका संबंध समन से होता है या मैम समन मामला होता क्या है? सर समन मामले अगर हम फिर कानून की तरफ देखते हैं या जी। कानूनी भाषा को जानने की कोशिश करते हैं कि समन मामला क्या होता है, तो समन मामले ऐसे अपराध होते हैं जो वारंट मामले नहीं हैं। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में बात करें जी। तो ऐसे मामले या ऐसे केसेस या अपराध की बात करें जो जिनकी सजा 6 महीने से कम की सजा होती है, जो छोटे मामले होते हैं, ओके। उनको हम बेसिकली समन मामला कह देते हैं सर। ओके। और मैम अगर सज़ा का जो टेन्योर है वो उससे ज़्यादा हो तो शायद उसको फिर हम वारंट मामले में कंसीडर करेंगे। करते हैं, यस सर। ओके। तो मैम ये बताइए, क्या ऐसा भी हो सकता है किसी केस के अंदर कि समन केस को एज अ वारंट केस ट्रीट किया गया हो?
यस सर, बिल्कुल हो सकता है। अगर जब ये मामला कोर्ट के संज्ञान में आता है, प्रोसीडिंग आगे स्टार्ट होती है, तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि न्याय के हित में ऐसा करना ज़रूरी है कि वो मामला वारंट मामले की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, तो यहाँ ऐसे में कोर्ट सिंपली उस मामले को वारंट मामले की तरह ट्रीट करेगी और ट्रीट सारी करेगी। कार्यवाही फिर वारंट मामले की ही चलती हैं। ओके। तो मैम ये बताइए कि क्या समन्स, जैसा कि आपने बताया कि समन्स को आमतौर पे पुलिस ऑफिसर या कोर्ट के ऑफिसर, या अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है तो उसके ऑफिसर्स आमतौर पे समन्स को सर्व करते हैं। लेकिन मैम यस जिस युग सर, में आज के दौर में हम लोग रह रहे हैं, हमारे पास भारतीय डाक है, हमारे पास डीटीडीसी है, हमारे पास बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज हैं जो टेक्निकली और फॉर्मली समन्स को सर्व करा सकती हैं। तो क्या मैम समन्स को बाई पोस्ट भी भेजा जा सकता है, पहला सवाल है मैम। और अगर हम किसी व्यक्ति को फिजिकली समन्स सर्व कराएं और उसी व्यक्ति को हम बाई पोस्ट भेजें, तो क्या मैम दोनों के वेटेज में भी कोई अंतर देखने को मिलता है, या दोनों का वेटेज मैम सेम रहेगा? यस सर। अगर हम बात करते हैं सर कि समन की तामीली क्या सिर्फ पर ऑफिसर जाकर ही करके आएगा या बाय पोस्ट करके आएगा, जी। तो जब कोई समन किसी लोक अधिकारी को हम्म। या फिर किसी कर्मचारी को, रेलवे कर्मचारी को, जो भी ऑफिसर्स होते हैं, अगर हमें उनको समन की तामीली करनी होती है या फिर किसी विटनेस को करनी है जो उस जगह से थोड़ी दूरी पर रहते हैं, तो हम उनको बाय पोस्ट भी कर सकते हैं। वो रजिस्ट्री के डाक द्वारा भी समन की तामीली हो जाती है और वेटेज दोनों की इक्वली वेटेज इक्वल ही होती रहती है है। सर। और मैम यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आमतौर पे जब भी समन्स वगैरह सर्व करवाए जाते हैं तो एक चीज़ को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि सारा प्रोसेस भारतीय डाक के माध्यम से ही होता है। ये नहीं कि आप डीटीडीसी का सहारा आपने ले लिया, या फर्स्ट फ्लाइट का सहारा ले लिया, या आपने किसी भी प्राइवेट कूरियर एजेंसी का सहारा ले लिया। उसका जो तामीले का जो प्रोसेस है वाया पोस्ट, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन पोस्ट या भारतीय डाक की ही मदद की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें यस मैम एक सर, चीज़ मैं आपके माध्यम से और बिल्कुल जानना रजिस्ट्री के। चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को कोई समन्स दिया गया, मान लीजिए मैम कि वो व्यक्ति उस डेट पे अपीयर नहीं कर पाता है, उसके खिलाफ मैम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया, तो अगला जो प्रोसेस है मैम, अगर मैं गलत नहीं तो शायद उसके खिलाफ फिर कोर्ट वारंट इशू कर देती है। अगर वारंट पे भी बिल्कुल पुलिस सर। नहीं गिरफ्तार कर पाती है तो फिर मैम उसके खिलाफ उसको एज अ पीओ डिक्लेयर कर दिया जाता है ताकि आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकें। तो मैम कहीं ना कहीं अगर मैं इन चारों चीज़ों में कंपैरिजन करता हूँ तो टेक्निकली हमें ये पता चलता है कि समन एक बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, या बहुत ही प्यार और सलीके से आपको बुलाने की एक छोटी सी कोशिश कोर्ट के माध्यम से की जाती है। तो मैम ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में है, ठीक है, तो मैम अगर उसको हमें समन सर्व करके बुलाना है तो उसके लिए भी मैम क्या किसी प्रक्रिया का जिक्र आपके नए वाले कानून में आपको देखने को मिलता है? अब वो मैम प्रोसेस क्या है? यस सर। अगर हमें किसी भी ऐसे ऑफिसर को या ऐसे पर्सन को हमें समन करना है जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट के अधीन किसी पद पर हैं, जी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे अगर हम बात करें रेलवे कर्मचारी, जी। जो रेलवे कर्मचारी हैं, वहाँ अगर हमें समन की तामीली करनी है, तो वहाँ के सचिव को ओके। हम समन की तामीली करेंगे। या फिर जैसे जो भी कोई वो होता है, हेड ऑफ द ऑफिस होते ऑफिस हैं, या हेड ऑफ द हेड, हाँ, डिपार्टमेंट। जी। हाँ, यस सर, बिल्कुल, हेड ऑफिस में, तो उनके कार्यालय में वहाँ समन की तामीली की जाती है। उस पर्सन को ना करके वहाँ के कार्यालय जो होते हैं, उनके प्रधान जो होते हैं, उनको हम समन की तामीली करते हैं। तो बेसिकली मैम आप ये कहना चाहती हैं कि सपोज करिए आप एक्टिव गवर्नमेंट सर्विस में हैं, और अगर यस बीइंग सर, एज ए ऑफिसर या बीइंग एज ए कोर्ट अगर मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, तो मुझे ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि आपसे बड़ा सुपीरियर ऑफिसर कौन है जिसके बिल्कुल सुपरविज़न में सर। आप अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर रही हैं। तो मैं यस सबसे सर, पहले समन्स उसको सर्व करूँगा, फिर वो समन्स आपको सर्व करवाएगा ठीक वैसे ही जैसे कि बताया आपके बीएनएसएस में बताया गया है। बताया गया है। क्योंकि मैम कहीं ना कहीं बिल्कुल, हम ये मानकर चलते हैं कि अगर आप किसी के सुपरविजन में काम कर रही हैं तो जाहिर सी बात है छुट्टी भी आपको वही देगा। अगर वो छुट्टी देगा नहीं तो आप कोर्ट में अपनी प्रेजेंस को इंश्योर कैसे करेंगी? तो शायद बिल्कुल मैम सर। लेजिस्लेचर का कहीं ना कहीं उद्देश्य यही था कि चलिए ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में है तो आप उसको समन्स डायरेक्टली सर्व ना करके इनडायरेक्टली आप उसके सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा करवाइए, ताकि सुपीरियर ऑफिसर की कंसेंट भी रहे और उसको ये पता भी चले कि आखिर उसके सबॉर्डिनेट वाले जो ऑफिसर्स हैं आखिर वो कर तो कर क्या रही हैं। बिल्कुल सर। ओके। तो मैम ये बताइए कि आम तौर पे जो समन्स है, जैसा कि आपने शुरुआत में ही बता दिया था कि एक व्यक्ति है, आम तौर पे या तो हम समन्स उसको सर्व करवाएंगे, अगर वो व्यक्ति किसी वजह से हमें नहीं मिल पा रहा है तो वो जो भी उस व्यक्ति के परिवार में मेंबर होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट वो आपका अडल्ट होना चाहिए। दैट मीन्स द पर्सन मस्ट हैव द अटेन द एज ऑफ द 18 ईयर्स एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट।
और दूसरी बात मैम आपने ये भी कही है कि आमतौर पे वो व्यक्ति परिवार का नौकर कंसीडर्ड नहीं होना चाहिए। अगर नौकर है नहीं होना तो हम चाहिए, चाह कर भी उसको नहीं देंगे। नहीं लेकिन दे मैम सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑफिसर गेट पर खड़े हैं, ना वो व्यक्ति निकल रहा है, ना उसके परिवार से कोई सदस्य निकल रहा है। अगर कोई परिवार से सदस्य निकल रहा है तो आमतौर पे या तो वो अपने आप को ये बताता है कि आई एम नॉट द कुटुंब ऑफ दिस फैमिली, मैं इस परिवार का सदस्य नहीं हूँ, मैं तो उनकी साली हूँ जी, मैं तो बस जीजा जी का हालचाल लेने आई थी, मैं वापस चली जाऊँगी। या वो व्यक्ति अचानक से अपने आप को एज अ नौकर प्रिटेंड करने लगता है। तो क्या मैम उसके घर के जो आसपास के जो हिस्से होते हैं, कॉन्स्पिरेसियस प्लेस जिसको कहा जाता है, या जहाँ पे यूजुअली वो ज़्यादा समय तक बैठता है, तो क्या मैम उस जगह पे भी समन्स की कॉपी को चिपकाया जा सकता है? और अगर चिपकाया जा सकता है मैम तो उसकी रेलेवेंसी क्या होगी, ये अपने आप में क्या बयान करता है? यस सर, अगर उसके कुटुंब के मेंबर भी समन को रिसीव करने से मना कर देते जी। हैं या गेट तक आते ही नहीं है, हाँ। तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर जो होता है, उस समन की उसके पास 2 कॉपीज होती है, बिल्कुल। उनमें से एक कॉपी को वहां चिपका कर देता है बिल्कुल। जहाँ पे वो व्यक्ति निवास करता है या उसका जो घर है, मतलब उसके बाहर ऐसे भाग पे लगा देगा जो वो सभी को वहां से दिख दिखाई दे सके जी। इजीली। यस सर। और उसको वहां चस्पा करने के बाद वो कोर्ट जाता है, कोर्ट डिक्लेयर कर देती है कि हमारी तरफ से समन की तामीली हो गई है और फर्दर वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो एक पार्टी या एक पक्षीय सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से फैसला सुना सकता है उस केस से रिलेटेड। तो यहाँ पर वो जो चस्पा है वो जी। समन की प्रॉपर तामीली मानी जाती है। ओके। तो बेसिकली मैम आप ये कहना चाहती है कि सपोज करिए अगर मुझे आपको ही समझ सर्व करना है, मैं आपके घर पे आया, जी आपने मुझे देख लिया और आपने अपने घर में कह दिया कि कोई भी गेट ना खोले, या अगर कोई गेट खोले तो कह दे कि अनुराधा तेवतिया घर पे मौजूद नहीं है, या आप अपने आप को एज ए फैमिली मेम्बर डिक्लेयर ना करें। अब मैं एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया कि ये उम्मीद में कि चलिए ठीक है मैम पर्सनली मैं आपको समन्स का तामिला करवा दूंगा, बट मैम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उस परिस्थिति में जो ऑफिसर्स है उसके पास एक अधिकार निकल कर आता है और उस अधिकार के तहत उस समन्स की वो कॉपीज़ करवा सकता है, फोटो कॉपीज़ करवा सकता है, एक भी करा सकता है या एक से ज़्यादा भी करा सकता है, और यस उसके सर, घर के आसपास के हिस्सों में वो चिपका देगा। और जैसा कि मैम बिल्कुल। कोर्ट को भी इंश्योर करना रहता है कि वाकई में आपने किया है कि नहीं किया है, तो हो सकता है मैम कि शायद वो अपनी सेल्फी भी ले ले चिपकाते हुए, या यस बैकग्राउंड सर, में कि हाँ भाई ये घर है, यस सर, यहाँ पे ये समन्स की बिल्कुल। कॉपी मैंने चिपका दी है और ये सेल्फी में मैं हूँ, ताकि वो कोर्ट को यकीन दिला सके कि योर लॉर्डशिप पहले तो मैंने पूरी कोशिश की कि उस व्यक्ति को मैं पर्सनली टेंडर कर सकूँ, वो ऑप्शंस मेरे पास नहीं था। फिर मैंने उसके फैमिली मेम्बर को अप्रोच किया, उन्होंने भी लेने से मना कर दिया। फिर योर लॉर्डशिप मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो आमतौर पे मैम कोर्ट के पास फिर से 2 विकल्प आते हैं। पहला विकल्प ये, या तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन ड्रॉन कर ले द प्रोसेस ऑफ समन्स हैज़ बीन ड्यूली सर्व्ड, और या तो मैम कोर्ट दोबारा से एक फ्रेश समन्स का भी प्रोसेस का इशू का डायरेक्शंस दे सकती है। तो कुल मिला के मैम आपका दे जो व्यू सकते है हैं। वो कहीं ना कहीं ये है कि ऐसे केसेस में अल्टीमेटली कोर्ट का डिस्कशन होगा, या अल्टीमेटली कोर्ट को ही डिसाइड करना होगा कि क्या हम ये मानकर चलें कि जो आपने चस्पा किया है वो समन्स ऑलरेडी सर्व हो चुका है, या हम ये मान के चलते हैं कि एक बार फिर से समन्स हमें सर्व करने की ज़रूरत है। यस सर, यहाँ पे कोर्ट की ही डिस्कशनरी पार होती है। या फिर ऐसा होता है कि जब हम समन का चस्पा कर देते हैं जी। और वो व्यक्ति फिर बाद में अगर कोर्ट में पहुंचता है, तो उसे क्या है, वो अपनी सारी परिस्थितियों से कोर्ट को अवगत कराता है कि मैं किन रीजन से या किन कारण से समन को रिसीव नहीं कर सकता था, या फिर मैं उस डेट को नहीं आ सका। अगर वो कारण बताता है और कोर्ट को लगता है कि भाई वो रीजनेबल है, उसका जो भी कारण थे उसके, तो वहां पर रीसमन भी किया जा सकता है। वो दोबारा से समन दे देता है और फिर उसको अपेयर होना पड़ता है उस डेट को। ओके। तो बेसिकली अगर मैम मैं ये कहूँ कि जैसे किसी केस के लिए वाद पत्र का दाखिल होना बहुत ही ज़रूरी होता है, दैट इज़ कॉल्ड द कॉपी ऑफ द प्लेंट, उसी तरीके से मैम किसी भी केस के ट्रायल को बढ़ाने के लिए एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस व्यक्ति को बुलाना है, किस वक्त बुलाना है और किस तिथि पे बुलाना है। तो बेसिकली मैम जितना भी आपके माध्यम से मैंने जाना, तो कहीं ना कहीं वो एक इशारा कर रहा है कि दिस इज़ द प्रोसेस यूजली बाय विच नॉर्मली वी कॉल द पर्सन बिफोर अस कि आप आइए, और हर वह फैक्ट जो आपके संज्ञान में है या जिसके बारे में आपको जानकारी है उस फैक्ट को आप हमारे सामने डिस्क्लोज करिए। अब मैम एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे और पूछना चाहूँगा, क्या मैम एक व्यक्ति जो जानबूझकर समन्स को लेने से मना कर रहा है या डिसओबे कर रहा है, तो क्या कोर्ट का जो नज़रिया है ऐसे व्यक्तियों के प्रति अमूमन वो क्या होता है मैम, व्हेन कोर्ट फुल्ली सेटिस्फाइड देमसेल्फ कि हाँ जी इस व्यक्ति को समन्स जिस जिस तरीके से सर्व किया जा सकता था वो सारे ऑप्शंस हमने यूज़ किए, डिस्पाइट ऑफ दैट दैट पर्सन आइदर ही इज़ नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दिस समन, और इफ़ ही हैज़ बीन रिसीव्ड
बट ही इज़ नॉट विलिंग टू कम बिफोर अस। तो मैम क्या ऐसे व्यक्तियों के प्रति कोर्ट का जो नज़रिया होता है वो नॉर्मल होता है, या कोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती है? यस सर। सर यहाँ पे हम देखते हैं कि कोर्ट थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि जी। जब वो सारे प्रोसीजर या जितनी बार वो अपना समन को तामील करने में उन्होंने समय व्यतीत किया, या जो भी प्रोसीजर रहा, उसके बाद भी रिसीविंग नहीं हुई समन की, या उस पर्सन ने इनकार कर दिया, अगर तामील ही हो गई, वो नहीं आ पाया, तो ऐसे में कोर्ट क्या करती है, अपना कोर्ट का अवमान के लिए दोषी भी ठहरा सकती है, और ओके। उसके अगेंस्ट वारंट भी इशू किया जा वारंट सकता भी है। इशू किया जा सकता है। यस सर। तो मैम यहाँ पे जो वारंट होगा, आई थिंक वो एनबीडब्ल्यू भी हो सकता है, या वो बीडब्ल्यू भी हो सकता है, बिलेबल वारंट भी हो सकता है, या वो आपका नॉन बिलेबल वारंट भी हो सकता है। हो सकता है। यस सर। क्योंकि जाहिर सी बात है मैम, उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना की है, कंटेम्प्ट किया अवमानना है, की है। यस और सर। कोर्ट को भी भली भांति इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान है कि देखिए मैं बार बार इस व्यक्ति को बुला रहा हूँ और ये व्यक्ति नहीं आ रहा है, तो नहीं चलो आता। उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू या वारंट इशू कर दो। अब वारंट का मतलब बिल्कुल। क्या होगा मैम, कि पुलिस आपको जहाँ भी देखेगी, जिस भी गेटअप में देखेगी, वो आपको उठा यस लेगी। सर। उठा लेगी, बिल्कुल। अगर आप लुंगी में भी हैं तो लुंगी में भी उठा लेगी, आपको वक्त नहीं मिलेगा यस कि आप सर। ट्राउजर वगैरह चेंज कर सकें। और यस समझ सर। में क्या होता है कि आप सच सवर की कोट आ सकते हैं, चश्मा वगैरह पहन के, यस टी सर। शर्ट जीन्स पहन के आप आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली मैम समन्स के माध्यम से आपको एक प्रॉपर वक्त दिया जाता है। जी। और यहाँ पे वो तो मैम एक तरीके से सम्मान पूर्वक आपको बुलाया जाता है, सम्मानपूर्वक आपको लेकिन बुला रहे हैं। यस सर, लेकिन वो सम्मान जब नहीं रास आता, तो फिर वारंट रास आता है लोगों को। वारंट रास आता है, फिर वारंट में कोर्ट कहती है कि ये व्यक्ति जहाँ भी दिखे, जिस हाल में यस भी सर। दिखे, जिस परिस्थिति में भी दिखे, इसको उठा के टांग के ले आओ, उसके बाद हम बिल्कुल। डिसाइड करेंगे कि इसके साथ करना तो करना क्या है। यस सर। अब मैम यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और शेयर करना चाहूँगा आपके माध्यम से, अपने उन जी। सभी दर्शकों के लिए, कि आम तौर पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि आखिर ये जो समन्स का जो पूरा चक्र होता है काल का, ये लगभग कितने दिनों तक ये चलता है। जैसे सपोज करिए आज आपने मुझे मैसेज किया, तो ज़रूरी यस तो नहीं कि सर। मैं आज ही आपके मैसेज का रिप्लाई दे दूँ। हो सकता है कि मैं आपको 2 दिन के बाद दूँ, हो सकता है मैं वो मैसेज का जवाब आपको 1 महीने के बाद दूँ। तो आमतौर पे मैम जितना मेरा व्यक्तिगत और प्रैक्टिकल अनुभव है, तो आमतौर पे मैम जब भी कोर्ट किसी व्यक्ति को समन्स इशू करती है, तो लगभग वो जी। 40 से 45 दिन का टाइम गैप देती ही देती है। यानी कि अगर मान लीजिए बिल्कुल। मुझे आपको बुलाना है, तो जिस जी। डेट को मुझे आपको बुलाना है, उस डेट से लगभग 45 दिन पहले या 40 दिन का एक एवरेज टाइम मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि ठीक है अनुराधा मैम, मुझे इस केस के अंदर आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, या मुझे आपसे किसी फैक्ट की जानकारी लेनी है। तो जैसे मैम आज आपकी 30 मार्च है, तो यस अगर सर। कोर्ट आज आपके लिए समन्स को इशू कर रही है, तो मान के चलिए कि तकरीबन जो डेट आपकी होगी अपीयरेंस की, वो लगभग 10 मई या 15 मई के आसपास की होगी। क्योंकि मैम जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति ज़रूरी तो नहीं हर वक्त अपने घर ही में रहेगा या मोहल्ले में रहेगा। हो सकता है वो यस किसी सर। दूसरे राज्य में चला गया हो सकता है वो कहीं बाहर नौकरी करने के लिए चला गया हो। तो आम तौर पे दोस्तों यहाँ पे कोर्ट की तरफ से आपको एक एम्पल टाइम दिया जाता है, और ये टाइम बिल्कुल। लगभग, अगर मैम मैं गलत नहीं हूँ, तो जितनी बार भी समन्स इशू होते हैं, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, मान के चले कि आपको 2-3 बार 40 दिन, 45 दिन, 30 दिन, इतना कोर्ट कम से कम आपको वक्त देती ही देती है, अगर आप दूसरे अधिकार क्षेत्र में रह रहे हैं तो। और अगर आप सेम में हैं, तो क्या पता मैम वहाँ पे समय के ड्यूरेशन को थोड़ा बहुत कम भी किया जा सके। यस सर। तो अनुराधा मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी समन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते थे, उन सभी सवालों का जवाब आपने बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। इसके अलावा मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को मात्र 2 मिनट में समझाना हो कि समन्स यस क्या सर। है, क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है, तो मैम आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगी? यस सर। समन, जैसा कि अभी हम पूरी चर्चा में देखा हमने कि समन एक कोर्ट का बुलावा होता है, जी। एक चिट्ठी होती है जो किसी भी व्यक्ति को भेजी जाती है। तो यहाँ पर ये चिट्ठी केवल उसी के अगेंस्ट नहीं भेजी जाएगी जिसने कोई ऑफेंस किया है या चार्जेस लगे हैं। ये ऐसे पर्सन को भी भेजी जा सकती है जो जिसे विटनेस के तौर पे कोर्ट कंसीडर करना चाहती है। मान ओके। लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वहां जो भी घटना हुई, वहां पे लोगों ने उन्हें देखा, जी। तो जब जिन लोगों ने वहां पे देखा, अगर कोर्ट चाहती है कि उन व्यक्ति को वहां बुलाया जाए और मामले की जानकारी ली जाए, तो जी। उन पर एक विटनेस समन भी किया जा जारी सकता किया है, जाता है। बिल्कुल। या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई दस्तावेज है जिससे कि मामले में सहायता पहुंच सकती है जी। किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो दस्तावेजों को भी की उपस्थिति कराने के लिए भी समन इशू किए जाते हैं। ठीक है। तो समन बेसिकली क्या होता है कि कोर्ट में अपेयर होना होता है, कोर्ट के द्वारा एक बुलावा होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है जी।
उसको कोर्ट में आकर के अपने खिलाफ जो भी चार्जेस लगे होते हैं उनका सिंपली जवाब देना होता जवाब है। देना होता है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये एक यहाँ पे प्लेंटिफ की भी ड्यूटी बन जाती है कि वो डिफेंडेंट को ये बताए या उसको सूचित करना। यहाँ पर अगर हम इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं समन का, तो उस पर्सन को सूचना देनी होती है कि आपके खिलाफ में कोई कंप्लेन की गई है या कोई केस फाइल किया गया है, तो आप आइए और अपना जवाब दीजिए। यहाँ पर कोर्ट क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है ताकि रिज्यू विचारण हो सके मामले का। ओके। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो समन सिर्फ एक बुलावा पत्र होता है जो कि डिफेंडेंट को या दूसरे पक्षकार को ये सूचना पहुंचानी कि आपके खिलाफ कोई चार्जेस लगाए गए हैं। ओके। तो थैंक यू सो मच अनुराधा मैम, थैंक्स अ लॉट कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और सिर्फ वक्त ही नहीं दिया मैम, आपने हर वो छोटी से छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अमूमन ये जानकारी ना तो हम लोगों को किताबों में कहीं देखने को मिलती है, और ना ही आम तौर पे एक दैनिक बोलचाल की भाषा में हम इनको महसूस कर पाते हैं। और जैसा कि मैम आपके माध्यम से पता चला कि समन्स भी 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि अगर कोई यस भी सर। व्यक्ति जो लॉ स्टूडेंट है या जो प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो बीएनएसएस को इधर से उधर पलट भी लेंगे तो भी शायद मैम उनको उसका क्लासिफिकेशन बैरट के अंदर तो नहीं मैम मिल देखने को पाता है। नहीं मिलेगा, चाहे नहीं। अशोक कुमार जैन की बुक में मिल जाए या केलकर की बुक में देखने को मिल जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट मैम बैरट में देखने को यस बिल्कुल भी सर, नहीं बेरट में मिलेगा। नहीं मिलता है। तो यस सर। अनुराधा मैम अगेन थैंक यू सो मच, और इस उम्मीद के साथ कि एक बार भविष्य में फिर आपके साथ लॉ के किसी और टॉपिक को लेके चर्चा के रूप में शामिल ज़रूर किया जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। गुड। थैंक यू सर, थैंक यू।